नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे। मैं नवीन चौधरी आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। इससे पहले शिखर क्लासेस की इन ऑनलाइन क्लासेस को आप ज़रूर देखिएगा, समझिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। इसी के सपोर्ट से आप हमें और मौका देंगे जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छा काम कर सकेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी अपन ने लास्ट वीडियो जो स्टार्ट किया था उत्तक का था, उसके अंदर पहला भाग मैंने समझाया था विभज्योतकी उत्तक, जो पादपों का पहला भाग था। पादप उत्तक पढ़ रहे थे अपन, मैं थोड़ा डायग्रामेटिक समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं। अपन पढ़ रहे थे उत्तक, और उत्तक का पहला भाग था, उसका नाम था पादप उत्तक। कौन सा था? प्लांट टिश्यू। ये जो पादप उत्तक है इसके अंदर भी दो भाग थे। पहला तो था, देखो समझना ध्यान से, मैं नाम बताया था विभज्योतकी उत्तक, और जबकि दूसरा जो नाम बताया था वो बताया था मैंने स्थायी उत्तक। ये दो भाग थे पादप उत्तक के, जिसमें से अपन ने पहले भाग के जो 3 भाग थे वो अपन ने पढ़ लिए थे। जैसे मैंने बताया था सबसे ऊपर होता है उसको कहते हैं शीर्षस्थ। दूसरा मध्य वाला भाग था जिसके अंदर अपन बोल सकते हैं उसको अंतर्विष्ट, है ना, या अपन इसको संधि युक्त भी बोल सकते हैं ना। और तीसरा जो भाग था उसको अपन ने बताया था पार्श्व विभज्योतकी उत्तक। विभज्योत के नाम यहाँ आ गया है ना, ठीक है भाई, समझ गए। तो ये 3 भाग बताए थे अपन ने, ठीक है, तो याद रख लोगे। फिर अपन एक बात बताई थी कि ये विभज्योतकी उत्तकी कुछ समय बाद में किस में बदल जाता है? परमानेंट में। परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है। समझ में आ गई बात। तो कैसे बदलता है, कहां से बदलता है, ये सारी चीजें अपन को आज पढ़नी है। अपन बात करेंगे इसमें, और फिर जैसे ही ये दोनों पढ़ लेंगे फिर अपन इन दोनों में अंतर करेंगे, ठीक है। समझिएगा इस चीज को। तो सबसे पहले जो खास बात आती है वो क्या आती है स्थायी उत्तक के अंदर? ध्यान से समझना, छोटी छोटी बातें करेंगे। इसके अंदर सबसे पहली बात आती है कि विभज्योतकी उत्तक से लंबे समय बाद स्थायी उत्तक बनता है। अब कोई जरूरी नहीं है मैं बनता बोलूं, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूं निर्माण, ठीक है ना, एक ही बात है। ये चीज क्लियर हो गई। मतलब पहला जो विभज्योतकी था, विभज्योतकी में नाम समझ में आ रहा है ना, विभाजित होने वाला उत्तक। विभाजित का मतलब बंटने वाला उत्तक, ठीक है दोस्तों। चलो अब बात करते हैं विभज्योतकी उत्तक से बनता है, मान लिया अपन ने, लेकिन इसकी कोशिकाएं, इसके लिए एक स्पेशल पॉइंट है, याद रखना। मैंने इसमें जिक्र नहीं किया था, क्यों नहीं किया था? क्योंकि अपन को समझाना पड़ेगा। जब ये कोशिकाएं, जब विभज्योतकी कोशिकाएं अपनी गुणता में, गुणता का मतलब होता है क्वालिटी में, मैं गुणवत्ता भी लिख देता हूं, एक ही बात है ना। तो गुणवत्ता में अगर कमी दर्शाए तो वो कौन सा रूप होगा? उसका स्थायी रूप होगा, है ना भाई। जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाएगा वैसे वैसे ही तो चीजें चेंज होंगी ना। तो धीरे धीरे विभज्योतकी उत्तक अपने गुणों को नष्ट करता जाता है और वो धीरे धीरे स्थायी होता जाता है। कौन सा गुण होता है बताओ? विभज्योतकी का मैंने बताया था विभाजनशीलता वाला गुण। तो जैसे जैसे उत्तक में विभाजन की क्षमता खत्म होगी वैसे वैसे ये स्थायी उत्तक में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। समझ में आ गई दोस्तों। चलो आगे बात करते हैं। जैसे इसके अंदर अब आपको पता ही है कि विभाजन की गुणता खत्म हो गई, मतलब इनमें विभाजन अनुपस्थित होता है। देखो ध्यान से, क्या होता है? अनुपस्थित, मतलब इनमें विभाजन नहीं पाया जाता, ठीक है। चलो जी, अब ऐसा नहीं कि विभाजन तुम भारत पाकिस्तान का कर दो, है ना। कोशिकाओं की बात हो रही कि कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता। अब विभाजन नहीं होगा इसका मतलब वो कोशिकाएं कैसे होने लग गई? समझनी है बात को, है ना। तो देखो इधर देखो, अपन इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर कि जो स्थायी उत्तक होता है उनके अंदर मृत व जीवित, मतलब डेड प्लस लाइव, दोनों प्रकार की
कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। समझ में आई बेटा? किसमें उपस्थित होती हैं? इसमें, स्थायी उत्तक में। लेकिन अगर मैं बात करूं विभज्योत उत्तक में तो मैं इसमें क्या लिखूंगा? सिर्फ जीवित कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? सिर्फ जीवित कोशिकाएं। समझ में आ गया भाई? ठीक है ना? चलो, तो ये एक इसका मुख्य गुण था। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी जो मर्द कोशिकाएं होती हैं तो देखो ध्यान से सुनना, मतलब उनके अंदर कोशिका भित्ति भी कैसी होती है? दृढ़ हो जाती है ना? तो इनके अंदर जो कोशिका भित्ति होगी क्या होगी? मुलायम। ये मैं अंतर में लिखवा दूंगा दोनों में क्या अंतर होगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इन्हीं के अंदर किसमें? स्थायी उत्तक में, कि स्थायी उत्तक कैसे काम करता है, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसके कौन कौन से भाग होते हैं, वो भाग कौन कौन से हैं, तो उनके नाम क्या क्या है, नाम पता चल गया, तो क्या क्या कार्य करते हैं, ये सब अपन को पढ़ना है। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि उत्तक जो था उसका पहला भाग जो था पादप उत्तक, उसका पहला भाग पढ़ रहे हैं अपन, है ना? ठीक है, वो था विभज्योतकी उत्तक, देखना ध्यान से। और दूसरा जो इसका जो भाग था जिसको अभी भी चलाया है अपन ने टॉपिक के रूप में, वो था इसका स्थायी उत्तक। ये बात सबको समझ में आ गई भाई? कोई प्रॉब्लम? अगर कुछ भी नहीं समझ में आए आप जरूर पूछेगा सर ये कैसे आया, क्यों आया। ठीक है, हम आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी के नोट्स उपलब्ध कराने के लिए ही यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नहीं समझ में आए तो जरूर पूछेगा ना, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि ये नाम तो बट आपको याद करने ही होंगे भाई। तो स्थायी उत्तक है वो दो रूपों में पाया जाता है, एक होता है सरल स्थायी उत्तक और एक ऐसा होता है जटिल स्थायी उत्तक। कैसा? जटिल स्थायी उत्तक। सिंपल और कॉम्प्लेक्स आप लिख सकते हो इसको इस तरीके से, सिंपल फॉर्म में, और ये कैसा हो गया? कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सरल स्थायी उत्तक के अंदर। सबसे पहली बात देखो, इनमें क्या होगा? आंशिक विभाजन की क्षमता उपस्थित होती है। कहीं कहीं पर इनमें कभी कभी आंशिक का मतलब होता है थोड़ा सा। क्या होता है? थोड़ा सा। थोड़ा सा इनमें विभाजन हो सकता है कभी कभार प्रारंभिक अवस्था में, है ना? लेकिन जटिल में इनमें विभाजन तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, नाम मात्र का भी नहीं पाया जाता, है ना? चलो सरल स्थायी उत्तक के बारे में बात करते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? देखो इसके 3 भाग है। पहले के भी 3 भाग थे, इसके भी कितने भाग है? 3 भाग है। तो देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन बोलेंगे, जैसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं ना, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों भागों के बारे में बात करेंगे। तो बोलेंगे पैरेनकाइमा। क्या बोलेंगे? पैरेनकाइमा। इसको हिंदी में एक नाम और भी दे सकते हैं, मृदूतक। क्या नाम देंगे भाई इसको? मृदूतक। अभी नाम नहीं जानते, अपन सीखेंगे देखो कैसे बनता है। ठीक है, चलो दूसरा होता है उसको कहते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा उत्तक, है ना? तीसरा होगा उसको बोलेंगे स्क्लेरेनकाइमा उत्तक। ये क्या है भाई? स्क्लेरेनकाइमा उत्तक। इसको दूसरा नाम होगा, इसको बोलेंगे स्थूल कोण उत्तक। कौन सा? स्थूल कोण उत्तक। और इसको बोलेंगे स्क्लेरेन में, इसको बोलेंगे दृढ़ोत्तक। क्या बोलेंगे भाई? दृढ़ोत्तक। मतलब अपन को एक बात समझ में आ गई कि स्थायी उत्तक जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला प्रकार कौन सा है बताओ? सरल
स्थायी उत्तक। दूसरा कौन सा है? जटिल स्थायी उत्तक। समझ में आ गया? चलो अब इसी में ही दूसरी बात करते हैं अपन कि भाई जो पहला जो भाग है जिसको अपन ने बोला है सरल स्थायी उत्तक, वो खुद कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बटा होता है या 3 में बटा होता है? ये 3 भागों में बटा होता है। तो देखो पहला है पैरेनकाइमा, ठीक है ना। चलो दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। इसको नाम याद रखना मृदु उत्तक, इसको कहते हैं मृदु का मतलब होता है मुलायम उत्तक। स्थूलन या स्थूल कोण, और स्थूल का मतलब होता है बेटा जी मोटा, ठीक है। तीसरा होता है दृढ़ोत्तक, दृढ़ का मतलब होता है मोटा, सॉरी दृढ़ोत्तक का मतलब होता है दृढ़ होना, कठोर होना, ठीक है। दृढ़ का मतलब होता है कठोर, ये ध्यान में रह गया। तो देखो इधर ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है। तीनों का अर्थ क्या क्या होता है? पैरेन का मतलब मृदु का मतलब है मुलायम, कोलेन का मतलब है मोटा, स्क्लेन का मतलब है दृढ़, दृढ़ का मतलब होता है कठोर। ये इनके इंग्लिश के नाम, ये हिंदी के नाम, कोई से भी एग्जाम में पूछते हैं। अगर आप एनटीपीसी वगैरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एनटीपीसी लेवल की, तब आपको ये इंग्लिश वाले नामों पे थोड़ा फोकस करना है। लेकिन अगर आप जनरली मान लो पटवार कांस्टेबल के बारे में पढ़ रहे हो तो आपको ये हिंदी वाले नाम चलेंगे, ठीक है ना। पिछली कांस्टेबल के एग्जाम में काफी क्वेश्चन आए थे बॉटनी के अंदर, पादप विज्ञान से। ये छोटे छोटे नाम ही क्वेश्चन आते हैं तो अपन को पता नहीं होता। कई बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेक्शन डेफिनेटली हो रहा था, उनको लग रहा था कि डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन 20-20, 25 क्वेश्चन जब विज्ञान के साइंस के जब घुसा दिए तो उनके बेचारों के हाथ पांव फूल गए कि यार सर ये क्वेश्चन कैसे होंगे, आएंगे नहीं आए। उन्होंने कई तो नाम ऐसे थे सुने ही नहीं थे कभी। समझ में आई ना बात? तो इस चीज को ध्यान से सुनना कि इनका अर्थ क्या है, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको याद हो गई तो आपको रटना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी कि पैरेनकाइमा में मृदु तक, मृदु का मतलब मुलायम, कोलेन का मतलब होता है स्थूल मतलब मोटा, स्केल का मतलब होता है दृढ़, दृढ़ का मतलब होता है कठोर। दृढ़ जो उत्तक है क्या बोलेंगे? दृढ़ोत्तक, ठीक है। चलो अब इनके बारे में बात करते हैं। देखो ये जो कोशिकाएं होती है ना, इनके अंदर ध्यान से सुनना, प्रारंभिक अवस्था में, कौन सी अवस्था में? प्रारंभिक अवस्था में इनमें क्या होता है? इनमें विभाजन भी होता है, प्लस इसके अंदर मुलायम कोशिका भित्ति होती है। कैसी होती है? मुलायम कोशिका भित्ति। समझ में आ गई बात? चलो और बात करते हैं इसके अंदर और क्या क्या जानते हैं। अगला मुख्य जो पॉइंट था वो ये था कि ये जो पैरेनकाइमा है, देखो नाम समझना है इस चीज का। पैरेनकाइमा है, पै से पैरेनकाइमा और पै से पोषण, तो पोषण प्रदान करना इनका मुख्य कार्य होता है। समझ में आ गई ना बात? ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कोलेनकाइमा क्या काम करता है, तो देखो इसमें क्या होगा, ये कोशिका है, ये कोशिका भित्ति है। क्या है? देखना ध्यान से, कोशिका भित्ति। बीच में तो ये इधर बनी हुई दिख रही है अंदर की ओर, इसको बोलेंगे अपन कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। तो इनके इन किनारों में, किसमें? इन किनारों में। अब ये किनारे किसके हो जाएंगे? कोशिका भित्ति के। ये किनारे क्या हो जाएंगे भाई? मोटे हो जाएंगे, क्योंकि इनमें खाद्य पदार्थ, क्या? खाद्य पदार्थ या लिग्निन या अपन बोल सकते हैं सेलुलोज जमा हो जाता है। तो ये मोटी कब हो जाती हैं? ये कोशिका भित्ति के किनारे, जब इनमें या तो अपन बोल सकते हैं कि खाद्य पदार्थ, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इनमें लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ, या फिर सेलुलोज क्या हो जाता है? संचित हो जाता है, जिसके कारण इस
उत्तक की कोशिका भित्ति क्या हो जाती है, किनारों से मोटी हो जाती है। तो कौन सा भाग मोटा होता है इनका, अगर आपको पता चल गया तो किनारे। कौन सा भाग, किनारे। याद रख लोगे ना इतना सा। चलो और आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि स्क्लेरेन कायमा दर्दोत्तक क्या काम करता है, तो देखो पहली शर्त क्या है, इसकी सभी कोशिकाएं जो होती है ना वो मृत होती हैं। कैसी होती हैं, मरी हुई होती हैं। अब मर गई तो पदार्थों का परिवहन, तो इनकी क्या हो जाएगी, याद रखना, इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो भी कैसी हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। इसलिए क्या नाम पड़ा, दृढ़ोत्तक। अगला पॉइंट, ये क्या काम करती हैं, ये यांत्रिक सहारा, पादप को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते ही आते हैं। कौन कौन से आते हैं, देखो बात करते हैं। स्क्लेरेन कायमा उत्तक जो होता है ना वो कैसा होता है, दृढ़ होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, नाम सुना होगा आपने नारियल। तो नारियल की जटा जो होती है ना, उन जटाओं में कौन सा उत्तक होता है। अगर ये भी नहीं आया, क्वेश्चन आ गया रेसे, रेसों में कौन सा उत्तक पाया जाता है, या कौन से उत्तक की कोशिकाएं पाई जाती हैं, रेसों में बोला है। देखो ध्यान से, तो अगर आपको सरल स्थायी उत्तक के अंदर पूछे तो आपका आंसर होगा ये वाला, लेकिन अगर जटिल में पूछेगा तो ये आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। मैं आपको बताऊंगा इतना। तो ये था एक डायग्रामेटिक फॉर्म। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट फॉर्म में ले सकते हो। समझ में आ गया, कुछ पूछना है यहाँ तक, तो समझ में आ गया। अब इसको ब्रीफली एक बार मेरे साथ बोलने की कोशिश करना। उत्तक में अपन पहला कौन सा भाग पढ़ रहे हैं, पादपों के लिए। पादपों में भी कौन सा भाग पढ़ रहे हैं बताओ, विभज्योतकी। कौन सा पढ़ रहे हैं, विभज्योतकी उत्तक। विभज्योतकी उत्तक के अंदर क्या क्या पढ़ा है अपन ने, कि उसके अंदर विभाजन की क्षमता होती है, 3 प्रकार का होता है, शीर्ष भाग में पाया जाता है। सबने पहले वाले वीडियो में देखा होगा, है ना। चलो अब इसका अगला भाग दूसरा कौन सा अपन पढ़ रहे हैं, वो स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक को किसने बनाया, विभज्योतकी उत्तक ने बनाया। समझ में आ गया ना, कोई टफ नहीं लगा आपको। चलो और बात करते हैं। ये जो स्थायी उत्तक था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ये कितने प्रकार का होता है, देखो जरा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। समझ में आ गई ना बात। सरल क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले विभज्योतकी उत्तक में जब स्थायी उत्तक बनता है तो पहले कौन सा बनता है, सरल उत्तक। इसलिए इसके अंदर पहले भी किसका जिक्र आएगा, पैरेन्काइमा। इसलिए ध्यान से रखना, इस दिमाग में इस बात को बैठा लेना कि इसकी सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं, पैरेन्काइमा की जीवित कोशिकाएं। क्या याद रखोगे, पैरेन्काइमा में सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं, ऑल सेल्स आर लाइव। लेकिन इसके अंदर देखो, इसी के लास्ट वाले में मैंने इसको यहाँ पर पहले क्यों नहीं लिखा और इसको यहाँ क्यों नहीं लिखा, एक रीजन था कि लास्ट वाले में सभी कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत होती हैं, मरी हुई होती हैं। बात समझ में आ गई ना। तो सबसे पहले माँ, तो देखो पैसे पोषण देती है, पैसे पैरेन्काइमा की कोशिकाएं। तो पैरेन्काइमा होता है, कौन होता है जो पोषण देता है। देखो कोलन, समझ में ना, कोलन का मतलब क्या बताया था मैंने, कोलन का मतलब होता है स्थूल, स्थूल का मतलब मोटा। मतलब कोशिका में उसके किनारे है ना, किनारे ये मोटे हो जाते हैं, किनारे मोटे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं तो बता देना, उनमें खाद्य पदार्थ या लिग्निन या सेलुलोज जैसे पदार्थ क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए, कौन सा वो सरल स्थायी उत्तक है जिसकी कोशिका भित्ति मोटी या कोशिका भित्ति के किनारे मोटे होते हैं। तो आंसर क्या बोलोगे आप, कोलेनकाइमा या स्थूल कोण उत्तक। समझ में आई नहीं, ये बताओ, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं अपन तीसरा भाग। तीसरा कौन सा है, स्क्लेरेनकाइमा, जिसकी सभी कोशिकाएं क्या है, मृत, और इसकी सभी कोशिकाएं क्या है, जीवित। देखो इनकी प्रारंभिक अवस्थाओं में, प्रारंभिक अवस्था मतलब फिर ये धीरे धीरे बाद में अंत में किसके रूप में आने लग जाती है, कुछ कोशिकाएं स्थायी हो जाती हैं, कुछ, सारी नहीं, कुछ है वो जीवन पर्यंत भी पोषण देती रहती है बेटा। समझ में आई बात, ठीक है ना। चलो
तो याद रखना कोलेन कायमा में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं, जैसे नारियल की जो जटाएं जो होती हैं उनमें कौन सा उत्तक होता है, समझ में आ रही है ना। या सामान्य रेशों का निर्माण जो होते हैं जैसे जाइलम फ्लोएम के अंदर होते हैं, उनके अंदर जो होता है वो कौन सा, पूछे सरल रूप में कि सरल उत्तक कौन सा होता है, तो आंसर क्या बोलोगे यहाँ पे, स्क्लेन कायमा में। तो देखो एज फॉर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब उनमें ताकत होती है, मजबूत होते हैं ये, तो मजबूती किसके कारण आती है इनके अंदर, स्क्लेन कायमा उत्तक के कारण। समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों, कुछ पूछना है यहाँ तक, अगर नहीं समझ में आए तो आप हमसे पूछेगा सर ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आया, नए वीडियो में हम आपको दोबारा से बताएंगे वो सारी चीजें, ठीक है। आपकी हर एक चीज का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि हमारा महज टारगेट एक ही है, आपको समझ में आना सबसे जरूरी है, क्योंकि समझ में आएंगे तभी कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। रटी हुई चीजें क्या होती हैं बेटा, कुछ टाइम बाद में भूल जाते हैं, और एग्जाम में एक भूल से अपना क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो माइनर पॉइंट से अपन रह जाते हैं, ठीक है ना। तो इतना अगर समझ में आ गया तो अपन आगे बात करते हैं फिर दूसरे भाग की। कौन सा भाग है बताओ इसका दूसरा, जटिल, जटिल स्थायी उत्तक। तो इसी जटिल स्थायी उत्तक के बारे में अपन बात करेंगे, इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से इसके भाग होते हैं, उनके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है, अपन को सिर्फ वही बात समझनी है कि अपना एनटीपीसी पटवार जैसे एग्जामों का, ग्रुप डी जैसे एग्जामों का क्वेश्चन सही बैठ जाए, बस समझ में ही ना बात, ज्यादा स्ट्रिक्टली नियम नहीं लगाना है भाई अपन को। तो जटिल जो स्थायी उत्तक होता है ये वास्तव में अपन कह सकते हैं यही होता है वास्तव में कौन सा उत्तक है, स्थायी उत्तक, समझ में ही ना बात। चलो तो इसी कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बात करते हैं कि इसी को ही दूसरे नाम से जाना जाता है, वो होता है, इसको बोलते हैं सहवनी उत्तक। कौन सा उत्तक है, सहवनी उत्तक। तो देखो ध्यान से समझना, सहवन का मतलब होता है लाना और ले जाना। तो लाना ले जाना मतलब इंग्लिश में इसको बोल सकता हूं मैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है ना, समझ में ही बात। तो ट्रांसपोर्ट उत्तक, लाने ले जाने वाला, परिवहन उत्तक भी बोलते हैं इसको, कौन सा बोलते हैं, परिवहन उत्तक। ये इसी के ही नाम है, चाहे आप इसको जटिल स्थायी उत्तक बोल दो, सहवनी बोल दो, परिवहन बोल दो, ठीक है ना। अब एक पौधे में क्या ले जाते होंगे, चित्र बनाओ देखो ऐसे, ठीक है ना भाई। तो देखो ध्यान से समझना, ये मैंने बनाई है, ये हो गई जड़, ये कौन सा भाग है, ये समझ लो तना, और ये कौन सा भाग है, ये मान लो एक पत्ती, ठीक है ना। बहुत इजी सा तरीका बता रहे हैं अपन ने, तो दो ही बातें बोली हैं कि एक तो वो जो नीचे से पत्तियों तक जाएगा, है ना, दूसरे का मैं दूसरे रंग से बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, और एक वो जो ऊपर से किधर की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। समझ में आ रही है बातें, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। तो देखो भाई ट्रिक रटो या याद करो, आप पे डिपेंड करता है कि जड़ का पहला नाम है जड़, और उसको इंग्लिश में सब जानते हैं ना, रूट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे जड़ और जैसे जल, तो जल को नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाया जाता है मिट्टी से, है या नहीं है बताओ। तो जल का परिवहन कौन करता है बताओ, तो देखो जड़, जड़ किसके द्वारा, जैसे जाइलम द्वारा, किसके द्वारा, जैसे जाइलम के द्वारा। समझ में आ रही है ना। तो दो बात याद हो गई, जैसे जाइलम, जैसे जल, और जैसे जड़ों द्वारा। जाइलम जड़ से जल ले जाता है पत्तियों तक, याद हो गया। अब भाई कोई जरूरी थोड़ी कि जल में आयंस भी तो घुले हो सकते हैं, इसमें लवण भी तो घुले हो सकते हैं, बताओ। तो आयन, जल और लवण तीनों एक ही बात होगी कि नहीं होगी बताओ। अरे समझा नहीं समझे भाई लोग, बस बहुत सीधी सी बात है, ठीक है ना। चलो अब आगे बात करते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो भाई लोग, आप लोग समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मजेदार चीज है। बस किसी भी हालत में अपना काम होना चाहिए, बस सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाए, उसके बाद में तुम्हें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने बनाया, ये ऊपर से किधर की ओर जा रहा है, देखो नीचे की ओर, मतलब दिशा भी दिख गई, ये नीचे से ऊपर जा रहा था, तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं फ्लोएम। क्या बोलते हैं, फ्लोएम।
चलो ट्रिक देखते हैं इसकी, है ना। चलो, फै से फूड, फूड मतलब भोजन, तो देखो फूड को फ्लोएम, फूड को, भोजन को, मतलब भोजन कहाँ बनता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। इस पर प्रकाश गिरेगा फिर भोजन बनेगा। तो पत्तियों में क्या बना, भोजन। देखो नीचे क्या बना था, यहाँ पे क्या था, जल। जड़ से था नहीं था, बताओ। तो कलर समझ में आ गए, गलती मत कर देना भाई लोगों इस चीज में। तो फ्लोएम होता है वो फूड का परिवहन करता है ऊपर से नीचे की ओर, पत्तियों से जड़ों की ओर। इसमें और भी तो कुछ हो सकता है ना, जैसे मैं बोल दूं अमीनो अम्ल, भोजन में तो होते हैं, या ना, जो किसको बनाती है भविष्य में, प्रोटीन को। तो फ्लोएम किसका परिवहन करता है, भोजन का और अमीनो अम्लों का। किधर से किधर करता है, ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन है, याद रखना, जाइलम हमेशा एक दिशीय गति करता है, एक दिशीय परिवहन करता है। एक दिशीय जानते हो बेटा, एक ही दिशा में नीचे से ऊपर की ओर, है ना। जबकि फ्लोएम होता है ना, ये फ्लोएम किधर से गति करवाता है, ये द्विदिशीय। कैसा, द्विदिशीय, बाय डायरेक्शनल, दो दिशाओं में, मतलब ऊपर से नीचे प्लस साइडों में भी। कहां पर, साइड्स में भी। तो अगर आपसे पूछ ले पौधे में साइड्स में परिवहन करवाने के लिए जिम्मेदार कौन सा जटिल स्थायी उत्तक होता है, तो आंसर क्या होगा, फ्लोएम। और फ्लोएम ही आंसर है जो ऊपर से नीचे की ओर तथा तने में साइडों में परिवहन कराता है। समझ में आ गया ना, बताओ। कोई टफ लगा आपको, नहीं लगा ना। तो यही चीजें याद रखनी थी। अब अपन को क्या करना है, इन्हीं चीजों को सिस्टमेटिक लिखना है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जब भी पढ़ो आप लोगों को ये याद आ जाए। ठीक है, समझ में आया भाई कुछ, पक्का। कोई भी डाउट है आप दोबारा से पूछ सकते हो। ओके, चलो अब अपन बात करते हैं इन्हीं भागों के बारे में। इनके उपनाम वगैरह तो सब याद हो गए होंगे आप लोगों को। तो शॉर्ट में अब अपन एक फाइनल शॉट मारते हैं, देखते हैं कि कितने भाग हैं इनके और भागों की क्या क्या विशेषताएं हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं जी। तो देखो अपन पढ़ रहे हैं स्थायी उत्तक। कौन सा, स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक के अंदर अपन पढ़ रहे थे कौन सा, जटिल स्थायी उत्तक, जिसके कितने भाग बनाए थे, दो भाग बनाए थे। एक तो था जाइलम और दूसरा कौन सा था, फ्लोएम। समझ में आया। इस तरीके से ये चीज याद रखिएगा, समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब इसी में ही आगे बात करते हैं। जाइलम जो होता है इसके भी कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। इधर देखो इसके भी कितने भाग हैं, चार भाग हैं। मतलब अपन को रटने का कोई भी रीजन नहीं चाहिए, सीधा लिख सकते हैं चार भाग। किसके, प्रत्येक के। तो प्रत्येक के कितने भाग होंगे, चार भाग। ज्यादा लोड देना ही नहीं है दिमाग पे। कौन कौन से होते हैं, अब उनके नाम देखते हैं। तो एक तो होते हैं ट्रेकिड्स, ध्यान से देखना, ट्रेकिड्स। और एक होती हैं वेसल्स, वेसल्स। ठीक है ना। एक होते हैं इनके बोलेंगे जाइलम, समझना ध्यान से, पैरेनकाइमा। और एक होती है जाइलम फाइबर। अब अगर आपसे पूछे कि इनके कौन कौन से भाग हैं, तो देखो एक तो होती है इनमें चालनी नलिकाएं, एक होती है उनको बोलते हैं सह कोशिकाएं। और ये जो दोनों भाग है ना, ये दोनों में क्या होंगे, ये चीज जरूर याद रखना, ये दोनों भाग जो होंगे वो दोनों में ही क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। वही लिख देना,
बस सामने लिख दो फ्लोएम, ठीक है ना, फ्लोएम फाइबर। लिखा नहीं लिखा बताओ? अब तुमने सर ऊपर लिख दिया नीचे लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो ऊपर वाला लिख दो पहले पैरेन्काइमा, और नीचे क्या लिखा है, उधर जाइलम लिखा, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, फ्लोएम। क्यों लिखेंगे, जनाब अपन कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, फ्लोएम वाला, ठीक है ना। तो फ्लोएम उधर क्या लिखा है, फाइबर, तो इधर भी क्या लिख सकते हैं, फाइबर। वो आप पीछे है कि आप पहले फाइबर लिखो कि पैरेन्काइमा लिखो, ठीक है ना। तो ये इनके 4-4 भाग हो गए। आपको एक चीज समझनी है कि दो नाम अलग हैं, तो एग्जाम में इसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, ये कुछ हटके हैं। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, अब इनकी विशेषता की बात करते हैं। देखो ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, अगर आप पढ़ रहे हो पटवार कांस्टेबल एनटीपीसी लेवल का, तो आपको सिर्फ इनके मुख्य कॉज पता होने चाहिए, कारण पता होने चाहिए, इनके कार्य पता होना चाहिए, बस आपका काम लगभग हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इन्हीं के बारे में बात करते हैं, ट्रेकिड्स। इन्हीं का दूसरा नाम होता है, देखो ध्यान से सुनना, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। तो वाहिका और वाहिनिका, वाहिका और वाहिनिका, तो मैं हिंदी में लिख देता हूं उनको कि इनको बोलते हैं वाहिनिका और इनको बोलते हैं वाहिका। इस तरीके से याद रखना, ये दोनों मतलब ये ज्यादा बड़ी होती हैं, है ना। तो पैरेन्काइमा का अभी मैंने बताया था, ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी, पोषण प्रदान करना, पैरेन्काइमा, ट्रिक याद आ गया। फाइबर, फाइबर का मतलब रेशा, अभी बताया था, इसमें दृढ़ोतक होता है, तो दृढ़ोतक के बने, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसमें क्या होती है, मर्त कोशिकाओं युक्त होता है, नहीं कह सकते क्या, इसके अंदर पोषण देती है, और वो कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित। तो इसकी सभी कोशिकाएं इसकी क्या होंगी, जीवित। इन दोनों के अंदर जो कोशिकाएं होंगी वो कैसी होंगी, मृत। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि जाइलम में सभी सेल्स कैसी होती हैं, मृत होती हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप, कैसे, अपवाद स्वरूप किसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। तो आंसर क्या लिखोगे, जाइलम पैरेन्काइमा, और सबकी मृत होती हैं कोशिकाएं, याद रख लोगे ना। तो देखो इन सब का काम होता है पानी पहुंचाना, ठीक है। तो ये बाद में अपन पढ़ेंगे, लेकिन इनके बेसिक इधर देखो फ्लोएम के लिए, इसकी अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सभी कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवित होती हैं, लेकिन फ्लोएम फाइबर में, सॉरी अपन बात करते हैं ना सभी कोशिकाएं जीवित हैं, तो इसमें बोल देंगे, क्या बोलेंगे कि फ्लोएम फाइबर में इसकी जो सभी सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, मृत। मतलब अपने आप में ये कैसा हो गया, अपवाद हो गया। समझ में आई क्या बात, इधर सारी मरी हुई है, लेकिन पैरेन्काइमा पोषण देने के कारण जीवित है। फ्लोएम के अंदर देखो ये फुस हो गई, फट गई, मर गई, मृत, और सभी जिंदा है, लेकिन ये क्या है, मृत। अब इनके मुख्य पॉइंट हो गए, अब इनके ऊपर बेसिक्स बात करते हैं जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, उन्हीं के ऊपर अपन को सिर्फ डिस्कस करना है। तो सबसे पहली बात, ये वाहिका ये होती है, ये लंबी होती है, कैसी होती है, लंबी, ये नुकीली होती है किनारों से। नुकीली कहाँ से होती है, सिरों से। समझ में आई ना बात, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये नुकीली होती है किनारों से, लंबी होती है, स्टार कर दो। पौधे में अधिक ऊंचाई तक, मतलब इसमें कौन सा नाम छुपा है, ऊंचाई, अधिक ऊंचाई तक पानी पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होती है। समझे या नहीं समझे बताओ, है या नहीं है बताओ। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, जबकि ये कैसी होती हैं, वाहिका। देखो ये जो होती हैं ये इससे पतली होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, ये भी होती हैं ऐसी, लेकिन ये अनाजी छिद्रित होती हैं। कैसी होती हैं, ज्यादा छिद्रित होती हैं। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है, यही पूछ सकते हैं, ज्यादा नहीं पूछ सकते। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन डाल सकते हैं 1, 2, 3 और चौथा डाल दिया चालनी नलिका, जाइलम का कौन सा भाग नहीं है, समझे ना, ठीक है। इधर 3 नाम दे दिए, 1, 2 और 3, और चौथा इधर से दे दिया, इनमें से भाग नहीं है, समझ में आई ना।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। पैरेनकाइमा में वही बात बोलेंगे अपन, गोल कोशिकाएं होती हैं वगैरह, सब छोटी छोटी बातें, मतलब आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ ये चीज इसकी मुख्य विशेषता है, ज्यादा डीपली जाना ही नहीं है, इतना तो याद कर सकते हो आप लोग। फाइबर, फाइबर ये जो रेशे होते हैं ये ज्यादा स्थायी नहीं होते हैं जाइलम के, लेकिन फ्लोएम के ज्यादा स्थायी होते हैं। तो देखो कैसे, इसी को एक नाम और दिया जाता है बास्ट, BAST, इंपॉर्टेंट बिंदु है। बास्ट किसे कहा जाता है? फ्लोएम फाइबर को, इसी को ही कहा जाता है। बास्ट क्या होता है? एक व्यावसायिक रेशा है। क्या है? एक व्यावसायिक रेशा, याद रख लोगे ना बस। मतलब जैसे जिसमें घरेलू, समझना ध्यान से, घरेलू सामान जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? चटाई वगैरह, जैसे अपन ने बना दिया चटाई बना दी है ना, ध्यान से देखना, जैसे मूढ़े, जानते हो क्या मूढ़े घरों में बैठने के लायक होते हैं, तो ये सब बनाने में काम आता है। ठीक है, तो इसका कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ये रेशे नुमा संरचना होती है, बस इसकी कॉमन बात है। लेकिन चालनी नलिका के लिए इंपॉर्टेंट बात है, देखना इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात चालनी नलिकाओं में कौन सी होगी? देखो देखो, प्रारंभिक अवस्था में, मैं ब्रैकेट में बोल सकता हूं आरबीसी की तरह, एक तरीके से, किसकी तरह? आरबीसी की तरह। प्रारंभिक अवस्था में केंद्रक उपस्थित, लेकिन वयस्क अवस्था में अनुपस्थित। कौन अनुपस्थित? केंद्रक। ये चालनी नलिका की मुख्य विशेषता है। दूसरी और विशेषता क्या है? देखो, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, वो कैसी होती है? छिद्रित होती है, जिसको चालनी पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? चालनी पट्टी। ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चालनी पट्टी क्यों? क्योंकि उसमें छेद हो जाते हैं ना, तो पदार्थों के परिवहन में ये सहायता कर देती है। ठीक है भाई। सह कोशिका क्या होती है? देखो, ये चालनी कोशिकाओं से क्या होती है? सटी हुई होती हैं। सटी का मतलब जुड़ी हुई होती हैं। इनमें एक केंद्रक पाया जाता है। एक कोशिका में कितने केंद्रक होते हैं? एक केंद्रक, और ये केंद्रक कंट्रोल करता है चालनी कोशिकाओं को। तो क्वेश्चन आ गया, चालनी नलिकाओं या चालनी कोशिकाओं को नियंत्रण कौन करता है? उसकी सह कोशिकाएं करती हैं। समझ में आ गई ना? मतलब सह कोशिकाएं होती है तो चालनी नलिकाओं को कितना पदार्थों को परिवहन कराना है, इस सारी चीजों में सहयोग करती हैं। क्योंकि केंद्रक होता है उसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहते हैं। तो ये खुद तो नियंत्रित कर नहीं सकती, तो इनको कौन नियंत्रित करेगा? सह कोशिकाओं का केंद्रक। ठीक है ना? चलो, फ्लोएम पेरेन्काइमा है तो वही बात है, पेरेन्काइमा नाम यहाँ है, पेरेन्काइमा नाम यहाँ था, तो पेरेन्काइमा का मतलब होता है पोषण प्रदान करना, भोजन बनाना। समझ में ये नहीं, बताओ बात। ठीक है ना? ज्यादा टफ नहीं है, समझ में आ गई। और ये फ्लोएम फाइबर है, इसको व्यावसायिक रेशा कहते हैं, जिसको बास्ट भी बोलते हैं, जो घरों में है ना जी, क्या काम आता है बेटा जी? रेशेदार चीजों को बनाने में काम आता है, जैसे मोढ़ा वगैरह बनाने में, चटाई वाले कालीन वगैरह बनाने में काम में लेते हैं इसको। ठीक है, समझ में आ गए। तो ये थे इसके बेसिक छोटे छोटे भाग थे। तो पादप उत्तक का ये वाला भाग कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं दो इंपॉर्टेंट बातें, दो बड़े बड़े खास क्वेश्चन बताना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ये आप लोग जरूर एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इस भाग का, ताकि आपको जब कभी पढ़ो तो ये चीज याद आ जाए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं मैं, और उन क्वेश्चंस को ही शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, अगर आपसे पूछे, नया क्वेश्चन है कि पेरेन्काइमा जो होता है वो वास्तव में आगे इसके भी कितने भाग होते हैं? तो इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग और बता सकते हैं अपन। एक तो होता है, ध्यान से सुनना, क्लोरेन्काइमा, और एक होता है, समझिएगा इसको, एरेन्काइमा।
एरेनकाइमा। तो देखो क्लोरे, याद आया क्या कुछ नाम? क्लोरोप्लास्ट, क्या नाम छुपा है इसमें? क्लोरोप्लास्ट। अगर यही चीज देखो, फिर यही चीज अगर आपको मिल जाए, क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? तो नाम बोलते हैं इसको हरित लवक। क्या बोलते हैं इसको? हरित लवक। मतलब इस पैरेन्काइमा में हरित लवक पाया जाता है। तो हरित लवक का काम क्या होता है? भोजन बनाना। तो इनका काम होता है भोजन निर्माण। क्या होता है? पादपों में भोजन निर्माण में काम आता है पैरेन्काइमा। तो भोजन बनाएगा तो अपने आप क्या देगा? पोषण। इसलिए पहले वीडियो में नहीं बताया। तो जब तक आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखोगे तब तक वाला, तब तक ये दूसरा समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, हर चीज को समझना है कि ये नाम आया तो कैसे आया। तो कोई पूछे आपको पोषण कैसे देता है, समझा दोगे ना मेरे भाई? पक्का ना? अब देखो एरेनकाइमा में नाम छुपा है एयर। क्या नाम छुपा है? एयर। एयर की क्या ट्रिक है? एयर हल्की होती है। कैसी होती है? हल्की। समझ में आ रही है ना बात? तो बहुत ही मजेदार चीज है। हल्की होने के कारण जलीय पादपों में अगर एरेनकाइमा उत्तक पाया जाएगा तो जलीय पादप क्या हो जाएंगे? हल्के हो जाएंगे। और हल्के होंगे तो क्या होंगे? वो पानी के अंदर कैसा भी बहाव हो उसमें आसानी से तैर सकती हैं। तैरेंगी तो मतलब वो आसानी से वो क्या नहीं होंगी? मतलब वो जो जलीय पादप थे वो क्या नहीं होंगे? नष्ट नहीं होंगे। तो जलीय पादपों को पानी के बहाव से नष्ट होने से बचाने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? एरेनकाइमा। एरेनकाइमा किसका भाग है? पैरेन्काइमा। तो क्वेश्चन कैसे भी आए क्लियर कर लोगे बॉस? चलो एक और छोटा सा बता रहा हूं। जैसे मैंने पैरेन्काइमा बताया था वैसे ही एक नाम और बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, पार्श्व विभज्योतकी उत्तक। दिमाग में आइडिया आ गया होगा कि किसकी बात हो रही है? विभाजनशील उत्तक में तीसरे भाग की बात हो रही है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये सेवन में सहायता करता है। तो देखो इसको बोलते हैं, मैंने जाइलम फ्लोएम को क्या माना है? स्थायी उत्तक। तो देखो इसे ही सहवनी उत्तक का निर्माता उत्तक कहते हैं। याद रख लोगे ना? दूसरी बात एक और बता देता हूं, इसी पार्श्व विभज्योतकी उत्तक को कैम्बियम नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? कैम्बियम से। ये दो याद कर लीजिएगा कि जटिल स्थायी उत्तक का निर्माण कौन सा विभज्योतकी उत्तक करता है भविष्य में? तो पार्श्व विभज्योतकी उत्तक करता है। समझ में आया? तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको टफ नहीं लगेगा टॉपिक, लेकिन अगर आप में सीखने की भावना है, समझ में आ रही है ना? मैंने इसके अंदर कहीं जिक्र नहीं किया है कि कौन सी कोशिका में केंद्रक नहीं होता, कोशिका ये नहीं होती, वो नहीं होती। समझ में आ रही है? क्योंकि ये जब टॉपिक आएगा तो मैं आपको अपने आप ही बता दूंगा। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं जाते जाते, ताकि आपका मूड और ज्यादा अच्छा हो जाए। याद रखना, समझ में आ रही है ना? कि मैंने बताया था विभज्योतकी जो उत्तक होता है, इस विभज्योतकी उत्तक के अंदर याद रखना हमेशा इसमें रिक्तिका नहीं होती हैं। क्या नहीं पाई जाती? कोशिका में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती विभज्योतकी में, लेकिन स्थायी उत्तक में रिक्तिका पाई जाती हैं। क्या होती हैं? पाई जाती हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। स्थायी उत्तक में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन विभज्योतकी उत्तक की कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। ये हमेशा पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बोर्ड छोटा पड़ जाएगा लेकिन मैटर कम नहीं होगा भाई साहब। तो आपको इतना नहीं पढ़ना है कि अपन को रीट या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लेवल पर नहीं जाना है। इतना अपन को बेसिक्स चीजें समझनी है और यही क्वेश्चन होंगे। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको जंतु तक पढ़ाऊंगा, लेकिन लास्ट में या शुरू में कहीं ना कहीं मैं पादप उत्तक से रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चन आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आपको पीछे के टॉपिक से लिंक बना रहे। ठीक है ना? तो प्लीज अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हो दोस्तों, तो दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।